राजस्थान विकास की पटरी से जिस तरह से नीचे उतरा, सरकार ने केवल थोथी घोषणाएं करने का काम किया। मैं दो उदाहरण आप सबके सामने देना चाहता हूँ। ये तो ऐसी बारात है जो बारात जिस दिन दूल्हे का नाम तय करने का समय आएगा उस दिन बारात जो है आपस में सिर फुटबल होकर के और अलग अलग हो जाएगी। आज ही मुझे अखबार में मैंने देखा कि 2020 में जो जैसलमेर में मेडिकल कॉलेज घोषित हुआ था, आज आप समाचार पत्रों में आप सब मित्रों ने छापा है कि अब उसका शायद काम शुरू हुआ। 2020 से लेकर के 2024 तक मैं पूछना चाहता हूं कि आप किसका इंतजार कर रहे थे? अगर 4 साल पहले आपने ये किया होता और भारत सरकार ने जो संसाधन उपलब्ध कराए इस मेडिकल कॉलेज को बनाने के लिए जो 60% पैसा भारत सरकार ने दिया है उसका अगर आपने उपयोग किया होता तो आज 4 साल में ये बन करके पूरा हो जाता। बच्चों को यहाँ शिक्षा की सुविधा मिलती और उसके साथ साथ में यहाँ के लोगों को इलाज के लिए जोधपुर जाने की आवश्यकता से मुक्ति मिल जाती। वैसे मैं चुनौती के साथ में कह सकता हूँ कि कोई भी ऐसी बड़ी परियोजना जिस परियोजना को राजस्थान की सरकार ने 2018 से लेकर के 2024 तक घोषित किया हो, उनमें से एक भी परियोजना कोई पूरा नहीं किया हो। एक भी परियोजना को राजस्थान सरकार आज तक पूरा नहीं कर पाई, धरातल पर नहीं उतार पाई। मैं एक उदाहरण देता हूं, जोधपुर का लिफ्ट कैनाल 2018 के विधानसभा चुनाव में बड़े जोर शोर से माननीय गहलोत साहब ने अपने गृह नगर जोधपुर को पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए लिफ्ट कैनाल का तीसरा फेज बनाएंगे, इसकी घोषणा की थी। 2019 के पहले बजट में उसका उल्लेख किया गया था और अब जाकर के 2024 में उसके ऊपर काम शुरू हुआ और उसका काम करने में भी कम से कम 2 साल का समय लगेगा। इसलिए ये सरकार हर मोर्चे पर विफल होगी। यदि मैं जल जीवन मिशन के दृष्टिकोण से बात करूं कि देश के हर घर में पीने का पानी पहुंचाने के संकल्प को लेकर के माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो हम काम कर रहे हैं, जब 2019 में हमने काम करना प्रारंभ किया था तब देश में 3 करोड़ 23 लाख घरों तक पीने का पानी पहुंचता था। आज वो आंकड़ा बढ़कर के 12 करोड़ 60 लाख के आसपास पहुंचा है। जो 16% घरों तक पीने का पानी नल के माध्यम से पहुंचता था वो बढ़कर के आज जो है 64% को छूने वाला है। आज़ादी से लेकर के 70 साल 72 साल में जितना काम हुआ था उसका 3 गुना काम पिछले 3.5 साल में जल जीवन मिशन में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। देश की 9 करोड़ से ज़्यादा माताओं बहनों के सिर पर से मटके का बोझ उतारने में हमने सफलता प्राप्त की। देश भर के परिप्रेक्ष्य में देखता हूँ मुझे अत्यंत सुकून होता है, लेकिन राजस्थान को जब मैं देखता हूँ, देश में सबसे ज़्यादा संसाधन बजट का एलोकेशन के माध्यम से राजस्थान को उपलब्ध कराए गए। पिछले 4 साल में 40,000 करोड़ रुपए इस साल तक का मिलाकर के बजट एलोकेशन हुआ है, जबकि राजस्थान सरकार उसका 1/4 पैसा भी खर्च नहीं करता। जहां देश में एक तरफ गुजरात, पंजाब, गोवा, तेलंगाना, हरियाणा, बिहार ऐसे अनेक प्रदेश 100% घरों तक पीने का पानी पहुंचा पाए। देश में लगभग 140 से ज़्यादा जिले ऐसे हैं जहां 100% घरों तक पीने का पानी पहुंच गया। देश के 6 लाख गाँव में से लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा गांव ऐसे हैं जहां 100% पीने का पानी पहुंच गया। देश की कुल मिलाकर के पंचायत समितियों के दृष्टिकोण से भी अगर मैं बात करूं तो देश की 40% पंचायत समितियां फुल्ली सैचुरेटेड हो गई। लेकिन दुर्भाग्य जब मैं देखता हूं तब होता है कि राजस्थान, जिसको मैंने सबसे ज़्यादा संसाधन उपलब्ध कराए, वो प्रगति की दौड़ में नीचे से दूसरे पायदान पर खड़ा है, तीसरे पायदान पर खड़ा है। ये राजस्थान सरकार की अकर्मण्यता, टेंडरों में अनुचित लाभ कमाने की मंशा के चलते हुए जिस तरह से इस यहाँ काम में लाल फीताशाही हुई है और जिस तरह से काम में गुणवत्ता के समझौता करने के समाचार नित्य प्रतिदिन आते हैं। आदरणीय सांसद किरोड़ी लाल जी ने बहुत गंभीरता के साथ में बात करते हुए गंभीर आरोप राजस्थान की सरकार पर जल संसाधन और पेयजल मंत्रालय पर लगाए हैं। तब मुझे दर्द होता है कि सबसे ज़्यादा संसाधन देने के बावजूद भी देश में सबसे कम प्रगति राजस्थान कर पाया। और अगर मैं जिलों के दृष्टिकोण से बात करूं तो 714 जिले में देश में जिन 3 जिलों में सबसे कम काम हुआ उनमें से ये जिला जैसलमेर है जहाँ सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। 1 करोड़ 5 लाख कनेक्शंस राजस्थान में देने हैं। उन सब कनेक्शंस की हम SLSCC में उनकी सैंक्शंस कर चुके हैं, उनके प्रोजेक्ट सैंक्शन कर चुके हैं और हम सब जानते हैं कि जल राज्य का विषय है।
इसलिए डीपीआर बनाने से लेकर के, उसका टेंडर करने से लेकर के, उसका इम्प्लीमेंटेशन करने से, धरातल पर उसको उतारने से लेकर के, उसका रख रखाव और संचालन परिचालन करने की जिम्मेदारी राज्य की होती है। भारत सरकार उसके लिए संसाधन मुहैया कराए हैं। मोदी जी ने आगे बढ़ करके कि महिलाओं को, माताओं बहनों को इस ड्रेजरी से, इस पानी को ढोने से के अभिशाप से मुक्ति मिले। और कई जगहों पर राजस्थान में और देश में जो प्रदूषित पानी पीने को लोग मजबूर हो, उससे मुक्ति मिल सके, इस दृष्टिकोण से जल जीवन मिशन प्रारंभ किया था। लेकिन उसको धरातल पर उतारने में राजस्थान सरकार पूर्णतया विफल हुई। जैसलमेर के हालात निश्चित रूप से चिंताजनक हैं। अभी मुझे चर्चा में बताया गया कि शहर में भी 3-3, 4-4 दिन में पानी आ रहा है। ठीक उसी दृष्टिकोण से मैं देखूं कि जिस तरह से राजस्थान में ऊपर के स्तर पर सरकार के मुखिया और पार्टी के पूर्व मुखिया के बीच में संघर्ष पिछले 4.5 साल से चल रहा है। उस संघर्ष के चलते हुए राजस्थान की सरकार में मुख्यमंत्री का फोकस केवल और केवल कुर्सी बचाने पर है। और कुर्सी बचाने के लिए उन्होंने कई तरह के जादुई करिश्मे पिछले दिनों में किए हैं। जो आलाकमान उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रहा था, उस आलाकमान के सामने वो बागी हो गए। केवल वही बागी नहीं हुए, उनके प्रदेश अध्यक्ष भी बागी हो गए। केवल प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं हुए, अपितु उनके स्पीकर भी जो है उसी गाड़ी में बैठ गए। और उसके अतिरिक्त भी कितने तरह के विषय रखे गए। मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मुझे ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। आप सब भी जानते हैं अभी हाल ही में इस तरह की और घटनाएं हुई है। लेकिन सरकार के इस फोकस डाइवर्ट होने की खामियाजा राजस्थान की जनता ने भुगता है। जहां राजस्थान में एक तरफ महिलाओं के प्रति अत्याचार के सर्वाधिक मुकदमे दर्ज हुए, राजस्थान को रेप कैपिटल ऐसा बना दिया गया। और उसके बाद में भी दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि राजस्थान की सरकार के सबसे वरिष्ठ मंत्री ने विधानसभा के पटल पर खड़े होकर के ये कहा कि राजस्थान क्योंकि मर्दों का प्रदेश है, इसलिए यहाँ पर इस तरह के जो है बलात्कार की घटनाएं होती हैं। जिस राजस्थान की मर्दानगी ने इस देश की सनातन संस्कृति, सभ्यता और हिंदुत्व को बचा करके रखा, उसकी मर्दानगी को लजाने का पाप जो है राजस्थान की सरकार ने किया है। जिस तरह से राजस्थान में भ्रष्टाचार फैला है, अधिकारियों के घर तिजोरियों से छापेमारी में पैसा निकलना तो सामान्य बात हुई है। अब तो सचिवालय और सरकारी कार्यालयों की तिजोरियों से पैसा और सोना उगलने लगी। इसके साथ साथ में भ्रष्टाचार के अपराध में पकड़े जाने वाले अधिकारियों को जिस तरह से राजस्थान में संरक्षण दिया गया, उनको एक बार फिर मलाईदार पदों पर भेजा गया और उनके खिलाफ अभियोजन चलाने की स्वीकृतियों को रोक करके उनको बेनिफिट किया गया। ये निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। राजस्थान की सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया, युवाओं के साथ में धोखा किया, माताओं बहनों के साथ में धोखा किया और एक पूरी पीढ़ी के भविष्य को बर्बाद करने का काम किया। 19 पेपर लीक जिस प्रदेश में हुए और 1 से लेकर के 18वें पेपर लीक तक मुख्यमंत्री लगातार ये कहते रहे कि न इसमें अधिकारी सम्मिलित हैं और न इसमें कोई नेता सम्मिलित है। और जब 19वें पेपर लीक में जाकर के जांच प्रारंभ होती है, तब उसके हाथ जो है जांच करने वाली एजेंसी के हाथ आरपीएससी जैसी पवित्र संस्था तक पहुंचते हैं और आरपीएससी का एक सदस्य जेल के सींचों के पीछे जाता है। मैं विश्वास के साथ में कह रहा हूं कि अगर इसकी जांच जिस तरह से आगे बढ़ी है, अगर स्वतंत्र एजेंसी राजस्थान सरकार के दबाव से मुक्त होकर के इसकी जांच करे, तो सफेद चोला पहन करके कांग्रेस की नेतागिरी करने वाले बहुत सारे लोग इसके पीछे जेल में जाने वाले। ये राजस्थान की अराजक सरकार ने, मुख्यमंत्री ने जिस तरह से विधायकों को खुली छूट दी और स्थानीय स्तर पर जिस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है, और इस जैसलमेर जिले में जहां केवल 2 विधायक हैं, उन 2 विधायकों के आपस में खींचातानी के चलते हुए जैसलमेर जिले में जिस तरह की बर्बादी का तांडव हुआ है, मैं तो सिर्फ याद दिलाना चाहता हूं, उपनिवेशन मंत्री क्योंकि जैसलमेर से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में यहाँ जमीन जो गैर मुमकिन जमीन, सरकार की जो जमीन पड़ी है रेवेन्यू लैंड, उसको अलॉटमेंट के लिए फॉर्म भराए गए। वो खुद मंत्री हैं, अपने ही क्षेत्र के लोगों को लाभ देने के लिए यदि भूमि आवंटन की प्रक्रिया को वो कर देते तो शायद मुझे लगता है कि उनका नाम कहीं इतिहास में स्मरण होता। लेकिन आपसी विग्रह से जूझते हुए दोनों विधायक जिस तरह से अपने काम को धरातल पर उतारने में असफल हुए, आज उसका परिणाम, दुष्परिणाम जो है जैसलमेर की जनता भी जो है भुगत रही है।
और ये केवल जैसलमेर का विषय नहीं है, पूरे प्रदेश में इसी तरह के हालात हैं। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि पूरे प्रदेश भर में एक बार चर्चा करके जो है जानकारी जुटाने की कोशिश करना चाहिए कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने किस बड़ी तरह से भ्रष्टाचार किया है और भ्रष्टाचार के सारे पैमाने लांघ दिए हैं। लेकिन साथ ही मैं विश्वास से एक बात भी कह सकता हूँ कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब की बार जो हम राजस्थान का चुनाव 2023 में लड़ेंगे, उस चुनाव में ऐतिहासिक बहुमत राजस्थान की जनता भारतीय जनता पार्टी को देगी। जनता एक एक दिन गिन करके इंतजार कर रही है और एक एक दिन गिन करके इस सरकार के विफलताओं का और अपने साथ हुए धोखे का बदला लेने के लिए आतुर है। आप सब मीडिया के बंधुओं से भी आग्रह करूंगा कि इन सारे विषयों को ट्रांसपेरेंसी के साथ में, पारदर्शिता के साथ में ले जा करके राजस्थान में को इस कुराज से मुक्ति दिलाने में आप सब लोग सही। देश की यशस्वी सरकार को काम करते हुए 9 वर्ष पूरे हुए हैं। एक ऐसे चुनौतीपूर्ण 10 साल के कालखंड के बाद जिसे लोकतांत्रिक भारत की काल रात्रि, अमावस्या की रात्रि ऐसा कहा जाएगा, जिस कालखंड में देश हर मोर्चे पर विफल हुआ, भ्रष्टाचार के नई ऊंचाइयों को छू करके नए आयाम लिखे गए, जमीन के अंदर कोयले से लेकर के आकाश की तरंगों तक, पानी के भीतर सबमरीन से लेकर के और धरातल पर हर जगह पर जिस तरह से भ्रष्टाचार का बोलबाला था, आर्थिक मोर्चे पर देश विफल था। महंगाई की दर उस पूरे 10 साल के कालखंड में लगभग 2/3 समय में 2 दहाई के आंकड़ों में थी। हमारी सीमाएं असुरक्षित हो रही थी। देश में आए दिन अलगाववादी ताकतों के हौसले बुलंद होने के कारण से और देश में सत्ता के अनेक केंद्र होने के चलते हुए केंद्र की सरकार में जिस तरह की अराजक परिस्थितियां बनी हुई थी, आए दिन देश के किसी न किसी बड़े शहर में आतंकवादी घटनाएं हो रही थी। बहुसंख्यक लोगों के आस्था के प्रतीकों पर हमला कर उन्हें मानसिक रूप से कमजोर करने के षड्यंत्र देश में रचे जा रहे थे। कभी जम्मू में रघुनाथ मंदिर पर हमला होता था, कभी गांधीनगर अहमदाबाद में अक्षर मंदिर पर हमला होता था, कभी जयपुर में बम ब्लास्ट होता था हनुमान जी के मंदिर के पास। देश भर में इस तरह की अनेकों श्रृंखलाबद्ध तरीके से घटनाएं हो रही थी। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से लेकर के देश के हर बड़े ऐसे शहर जहां देश की आर्थिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र हैं, वहां सब जगह सुनियोजित रूप से इस तरह की आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया गया था। देश की सीमाओं के साथ साथ में आंतरिक सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा, चुनौती उस समय खड़ी हो गई थी। ऐसे कठिन समय में जब भारत कूटनीतिक दृष्टि से भी पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ता हुआ ऐसा दिखाई दे रहा था और उसकी तुलना उसके पड़ोसी देश पाकिस्तान या श्रीलंका आदि के साथ में की जाती थी। आर्थिक रूप से हालात ये थे कि भारत को दुनिया के आर्थिक जगत की समीक्षा करने वाले लोगों ने फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज में जो सबसे कमजोर 5 अर्थव्यवस्थाएं उनमें से एक ऐसा स्वीकार कर दिया था। उस समय देश की जनता ने एक ऐतिहासिक निर्णय किया। न केवल पहली बार किसी गैर कांग्रेसी पार्टी को पूरे बहुमत की सरकार बनाने का आशीर्वाद दिया, अपितु पहली बार 30 साल के बाद में किसी एक दल को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का अवसर प्रदान किया। पिछले 9 वर्ष में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो सरकार में आने से पहले जो देश के सामने संकल्प व्यक्त किया था कि जो भारतीय जनता पार्टी की रीति, नीति और विचारधारा है, जो जनसंघ के समय हमारे संस्थापकों ने जो दृष्टि हमें दी थी
कि विकास के दौर में अंतिम पंक्ति में अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाकर देश को सशक्त करेंगे और राष्ट्र को के हितों को प्राथमिकता देते हुए बिना उनसे किसी भी तरह का समझौता किए हुए कठोर और बड़े फैसले लेकर के देश का सम्मान पूरे विश्व भर में पुनर्स्थापित करने के लिए काम करेंगे। आज मैं 9 साल बाद गर्व के साथ में ये कह सकता हूँ कि देश की सरकार ने जहां एक तरफ जिन गरीबों को जिन्हें केवल वोट बैंक की राजनीति में एक वोट बैंक की गोटी के रूप में उपयोग किया जाता था, गरीबी हटाओ के नारे देकर अनेक चुनाव लड़े जीते और सत्ता के सिंहासनों पर कब्जा किया जाता था, लेकिन वो गरीब हमेशा ही अपने लिए किसी विकास की इंतजार करते करते उसकी आंखें पतरा रही थी। उस गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने के संकल्प को लेकर के विभिन्न योजनाएं प्रारंभ की। बैंक का खाता खोलना, शौचालय बनाना, हर घर गरीब को घर देना, हर घर तक बिजली पहुंचाना, हर घर में गैस का चूल्हा पहुंचाना, ऐसी अनेक योजनाओं को सफलता के साथ में धरातल पर उतारा गया। इससे पहले भी जब कभी इस तरह की योजनाओं की चर्चा देश में होती थी तो संसाधनों की सीमितता के चलते हुए और उस क्षेत्र में होने वाले भ्रष्टाचार और राजनीति के आधार पर होने वाले भेदभावों के चलते हुए वो योजनाएं गरीब तक नहीं पहुंच पाती थी। माननीय मोदी जी ने एक नया गवर्नेंस फॉर्मूला इस देश में दिया और उन्होंने कहा कि जो कोई भी योजना बनाएंगे उसको 100% पात्र लोगों तक पहुंचाने के लिए काम करेंगे। और आज मैं गर्व के साथ में कह सकता हूं कि देश के हर घर तक बैंक का खाता पहुंचा, हर घर तक गैस का चूल्हा पहुंचा, हर गरीब के घर तक बिजली पहुंचाने के लिए हमने काम किया, हर गरीब के घर तक पीने का पानी पहुंचाने के लिए हम काम कर रहे हैं। और इन सब के साथ साथ में देश की सीमाओं को सुरक्षित करते हुए देश के विरुद्ध चलाने वाले या चलने वाले हर षड्यंत्र और भारत के विरुद्ध होने वाली हर गतिविधि को, चाहे वो भारत की धरती से हो रही है या भारत की धरती से बाहर हो रही है, उसको बर्दाश्त न करने के संकल्प के साथ में उसका प्रतिकार करना, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक के द्वारा हो, चाहे एयर स्ट्राइक के द्वारा हो, या डोकलाम में जिस तरह से खदेड़ा गया उस दृष्टिकोण से हो। और इसके अतिरिक्त भारत के हितों के लिए समझौते करते हुए भारत के हितों के लिए पूरे विश्व की ताकतों से समझौते करते हुए भारत को मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने के दिशा में जिस तरह से सरकार ने काम किया, आज उसका परिणाम दिखाई देता है। पूरी दुनिया ये स्वीकार करने लगी है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है। जो इकोनॉमी उस 10 साल के कालरात्रि में 10वें 11वें पायदान पर खड़ी थी, वहाँ से निकल करके आज वो 5वीं दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के बाद में 3री अर्थव्यवस्था बनने, जर्मनी और जापान को पछाड़ करके 3री पायदान पर पहुंचने के लिए तेज गति के साथ में सदैव कदमों से आगे बढ़ रही है। जिस तरह से कोरोना का प्रबंधन किया गया और पूरी दुनिया में भारत एक मॉडल बनकर के उभरा, निश्चय ही इन सब विषयों के चलते हुए भारत की छवि पूरे विश्व भर में एक नई दृष्टि से देखे जाने लगी और पूरा विश्व इस बात को स्वीकार करता है कि भारत एक विकसित देश बनने की दिशा में जो देश गतिमान है उनमें सर्वाधिक गति के साथ में काम कर रहा है। लेकिन यह अनुभव आया कि एक तरफ जहां देश की सरकार इस तरह से देश का सम्मान बढ़ाने, गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाने, भारत को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ में फ्यूचर रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने, चाहे सड़क हो, एयरपोर्ट्स हो, रेलवे का मॉडर्नाइजेशन हो, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का अपग्रेडेशन हो, पैसेंजर फैसिलिटीज़ एंड एमिनिटीज़ के लिए काम करना हो, इसके अतिरिक्त इंटरनेट के सुविधा को बढ़ाना हो, हाईवेज बनाने हो, वाटरवेज बनाने हो, इन सब पर तेज गति से काम कर रही है। वहीं दूसरी तरफ देश की सरकार देश के आर्थिक प्रगति के नित्य नए पैमाने लिखते हुए, नित्य नए आयामों को बनाते हुए देश में स्वरोजगार के नए साधन उपलब्ध कराने की दिशा में भी काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ राज्य की सरकार अनुकूल न होने के कारण जो राजस्थान पिछले 5 साल के कालखंड में माननीय मोदी जी की सरकार के पहले चरण में 2013 से 18 तक डबल इंजन होने की सरकार होने के चलते हुए प्रगति की दौड़ में देश की सरकार की योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन के दृष्टिकोण से, मोदी जी की योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन के दृष्टिकोण से
जो सरकार जो स्टेट एक या दूसरे नंबर पर होता था, पहली दूसरी पायदान पर होता था, वो आज फिसल करके सबसे फिसड्डी प्रदेश बना है। प्रदेश में जिस तरह की सरकार है, उस सरकार का फोकस क्योंकि केवल और केवल कुर्सी बचाने पर रहने के कारण से सरकार में जिस तरह का विग्रह पिछले 4.5 साल से है, उसके चलते हुए राजस्थान में जिस तरह की अराजकता फैली है, ये तो ऐसी बारात है जो बारात जिस दिन दूल्हे का नाम तय करने का समय आएगा, उस दिन बारात जो है आपस में सिर फुटबल होकर के और अलग अलग हो जाएगी। ऐसी बारातों को देश ने बहुत बार देखा है, लेकिन देश जानता है कि ऐसा कुनबा जिस कुनबे के अगर कुल घोटालों को जोड़ दिया जाए तो वो 20 लाख करोड़ रुपए होता है। कितना हास्यास्पद था कि भूमि घोटाले का आरोपी, नौकरी घोटाले का आरोपी, शराब घोटाले का आरोपी, कोयला घोटाले का आरोपी, सब मिलकर के चारा घोटाले के आरोपी के घर गए हुए। और वो सारे घोटालेबाज मिलकर के एक तरफ जहां भारत की रक्षा क्या सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए मोदी जी अमेरिका में डिफेंस डील कर रहे थे, वो अपनी रक्षा के लिए सेल्फ डिफेंस डील जो है आपस में साथ बैठ करके सेम डे पे पटना में कर रहे थे। तो ये जो घोटालेबाजों की सेना है, इनको देश ने अच्छी तरह से देखा है, पहचाना है। और मैं जानता हूं कि आज के इस युग में जब भारत की लोकतंत्र परिपक्व होकर के 75 साल का हो गया, भारत का युवा जो है अपने हित को, भले बुरे को समझने लगा है। सोशल मीडिया की इस ताकत से सारे विषय देश के संज्ञान में जाने लगे हैं। देश अपना भला और बुरा जानता है और ये जानता है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश आगे बढ़ा है और जिस गति के साथ में आगे बढ़ रहा है, अब उस पर देश कहीं भी विराम लगाना स्वीकार नहीं करेगा।